हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि ईएससी एंड एसएससी गेट ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, खास करके यूपीएससी ईएससी के लिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे पर्ट। ओके, पर्ट का लगभग थ्योरी हमने कंप्लीट करा दिया विद सम गुड एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने। अब ये जो वीडियो है, इसमें हम दो कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पर्ट का जो कंसेप्ट है ये और स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा। आपको इससे लॉजिक्स तो पता ही होगा, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हमारे फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज जो बनाऊंगा मैं, जो क्वेश्चन आपको दूंगा वो आप ही बना लोगे खुद। ओके, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वेल, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टेक्निकल कोर्स में पेड वर्जन भी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, एनवायरनमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। और ये सारे पेपर जो कवर की गई है, ये ध्यान में रखते हुए कवर की गई है कि ईएससी, एसएससी, गेट प्लस ऑल इंडिया एनी स्टेट पीएससी एग्जाम, जेईई एग्जाम अगर आप अपीयर करें तो आपको ये हेल्पफुल हो, खास करके ईएससी, एसएससी, गेट एंड स्टेट पीएससी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, फॉलोइंग इज द एक्टिविटी रिलेशनशिप विथ 3 टाइम एस्टिमेट, ड्रॉ द पर्ट नेटवर्क एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको करना क्या है कि पर्ट का जो नेटवर्क है ना, आपको सबसे पहले पर्ट नेटवर्क को ड्रॉ करनी है, और पर्ट नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड करनी है। ओके, ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन 40 डेज। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी डिटरमाइन करिए कि ये जो प्रोजेक्ट है 40 दिनों में कंप्लीट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे टोटल 3 यूनिट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अगर हर एक यूनिट 5 नंबर का भी हो तो तीनों यूनिट मिला के कुल 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 15 मार्क का क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी कन्वेंशनल के लिए। समझ में आया? अब चलिए, आपको जो रिलेशनशिप गिवन है, जो टेबल गिवन है, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इज 40%। एक मिनट, ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। ओके, यार 4 यूनिट का क्वेश्चन है टोटल। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इज 40%। तो टोटल नॉट 3 यूनिट, टोटल 4 यूनिट का क्वेश्चन है। ओके, तो किसी भी तरह कुछ भी करके आप कितना भी कर लो, कम से कम आपका 15 नंबर से तो कम होना ही नहीं है ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनको कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, उसके बेसिस पे दिमाग अगर आप लोग लगा लोगे तो ये सब क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक टेबल गिवन है। टेबल में डेटा जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं। एक्टिविटी टी नॉट, टी एम, टी पी, एक्टिविटी रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है। 1 2 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 7, 3 to 4, 4 to 6, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। ये क्या है, एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कौन कौन क्या किस चीज के नंबर हो सकते हैं? दीज ऑल आर इवेंट नंबर। ये क्या है, इवेंट नंबर है। जैसे कि 1 to 2 कहने का मतलब ये इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच का एक्टिविटी। समझ रहे आप? ओके, यू गॉट इट। तो ये सारे इवेंट नंबर होंगे। तो इन इवेंट्स के बीच में जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताया और उनके रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि इवेंट 1 से इवेंट 2 तक एक एक्टिविटी है। नाउ इवेंट 2 टू इवेंट 3 एक एक्टिविटी है। इवेंट 2 से इवेंट 4 भी एक एक्टिविटी है। इवेंट 2 से इवेंट 5 भी एक एक्टिविटी है। इसका मतलब हम दिमाग लगा लेंगे
कि इवेंट 1 से इवेंट 2 तो एक सिंगल एक्टिविटी होगा, लेकिन इवेंट 2 से मल्टीपल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट इज कम से कम 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है इवेंट 2 से, 3, 4 एंड 5। ओके, इन सारे इवेंट को एक्टिविटी कनेक्ट कर रही है फ्रॉम इवेंट 2, मतलब इवेंट 2 से 3 एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है। नाउ अब इवेंट 3, जो आपने इवेंट 3 बनाया होगा, इवेंट 3 से इवेंट 7 को एक एक्टिविटी जाएगी, अगेन इवेंट 3 से इवेंट 4 को एक एक्टिविटी आ रही है, मतलब नीचे आ रही है। समझ रहे हो, दिमाग पिक्चर में ही बनाओ इसका नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम भी गिवन नहीं है, जस्ट ये डेटा को देख के हमें नेटवर्क डायग्राम बनानी है। ओके, तो इन डेटा को अच्छे से देखिए, इस टेबल को लिखिए। चलिए हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। मैं पॉज कर दूं क्या? देखिए टेबल लिखिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए। हो गया? चलिए देखो, तो क्या है, लेट्स सपोज दिस इज इवेंट 1, तो इवेंट 1 से इवेंट 2 को एक एक्टिविटी जा रही है। अब इवेंट 2 से 3 एक्टिविटीज हैं, तो लेट्स सपोज दिस इज वन एक्टिविटी, दिस इज वन एक्टिविटी, दिस इज वन अनदर एक्टिविटी, और ये गई आपका इवेंट 3 पर, ये गया आपका इवेंट 4 पर, ये गया आपका इवेंट 5 पर। अभी इवेंट 3 से इवेंट 7 चलो बना दिया, ये कोई 7वां इवेंट है, ठीक है, इवेंट 3 टू इवेंट 7। अभी इवेंट 3 टू इवेंट 4 भी है, लेकिन यहाँ पे देखो इवेंट 3 टू इवेंट 4 जो इन्होंने एक्टिविटी दिया हुआ है उसका T0 TM TP 000, तो ये किस तरह का एक्टिविटी हो सकता है? क्या ये डमी एक्टिविटी है? क्योंकि डमी एक्टिविटी को ना मटेरियल रिसोर्स की जरूरत है ना टाइम रिसोर्स की जरूरत है, इसलिए सब कुछ उसका क्या है 000। तो डमी को मैंने एक अलग कलर में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब इवेंट 4 से इवेंट 6 को एक जा रहा है, मतलब दिस, लेट्स सपोज दिस इज योर इवेंट 6, तो ये एक एक्टिविटी जा रही है। अब इवेंट 5 से भी इवेंट 6 को एक एक्टिविटी जा रही है, तो इस तरह से जा सकती है। इवेंट 5 से इवेंट 6 को एक एरो कनेक्ट कर दिया। नाउ अब इवेंट 6 से इवेंट 7 को एक एक्टिविटी जा रही है, लेट्स सपोज इस तरह से मैंने एक एरो कनेक्ट कर दिया। अब इवेंट 7 से इवेंट 8 को एक एक्टिविटी जा रही है। अच्छा, तो इवेंट 7 से इवेंट 8 को एक एक्टिविटी जा रही है, लेट्स सपोज दिस इज इवेंट 8। वेल, तो दिस इज माय नेटवर्क डायग्राम। समझे नेटवर्क डायग्राम मैंने कैसे बनाया? जस्ट इवेंट को देखते हुए उनके बीच में जो लॉजिक गिवन है उनको स्टडी करके मैंने नेटवर्क डायग्राम बना दी। ओके, अब एक्टिविटी का नेम वेम देने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक्टिविटी का नेम वेम देने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा 1 2 3 4 जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी तरह से यूज कर लेंगे। अभी हर एक एक्टिविटी का आपको T0 TM TP का वैल्यू गिवन है कि नहीं? हर एक एक्टिविटी का T0 TM TP का वैल्यू गिवन है। इनको यूज करके हम हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में आपको बतानी है कि फाइंड क्रिटिकल पाथ निकालनी है। तो क्रिटिकल पाथ वगैरह अगर निकालनी है तो आपको सबसे पहले इन एक्टिविटीज का T0 TM TP का वैल्यू को यूज करके एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा। T का वैल्यू निकालोगे, T के वैल्यू आने के बाद हम पर्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे TE और TL निकालेंगे हर एक इवेंट के लिए। तो हर एक इवेंट के लिए TE और TL निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे हर एक इवेंट का स्लैक का वैल्यू निकालेंगे, और जिन जिन इवेंट का स्लैक का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, उन इवेंट्स को कनेक्ट करता हुआ एक्टिविटीज जो होंगे, ठीक है, एक्टिविटीज को देखेंगे, फिर वो एक्टिविटीज का एक पाथ अगर आपको मिलता है तो दैट विल बी द क्रिटिकल पाथ। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल पाथ, और अलोंग क्रिटिकल पाथ आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन भी निकल जाएगा, कितना होना चाहिए। अलोंग क्रिटिकल पाथ हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन भी निकल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसको थोड़ा और थोड़ा सुंदर टाइप से बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं,
लेट सपोज कि नहीं, यही ठीक था, यही ठीक था, इसको एक्टिविटी 7 मान लो। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो बना सकते हैं, सब कुछ है नहीं। दिस इज इवेंट 8। ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा था फिर, वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल जाएगा आफ्टर पार्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल जाएगा। उसके बाद वो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर मैंने बताई थी, वो जेड वाला फॉर्मूला, जेड इक्वल टू टी एस माइनस टी अपॉन सिग्मा, उसको यूज करके हम ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिया है 40 डेज और 40% वाला, उनको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो इस तरह के इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके 15 से 20 नंबर के। हाँ, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि लेंदी है कैलकुलेशन। अगर कहीं पर प्रॉब्लम क्या है, कहीं पर भी अगर कैलकुलेशन आपने मिस्टेक कर दी होगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर ही आपका गलत निकल जाएगा। फिर आप पकड़ नहीं पाओगे कहाँ पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे ना। सोचो टीई अगर निकालोगे, हर एक एक्टिविटी का निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटीज है, आठों एक्टिविटीज का टी निकालने चलोगे, 8 कैलकुलेशन चेक करना होगा। आठों एक्टिविटी का सिग्मा निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, 8 कैलकुलेशन चेक करना होगा, है ना। तो कैलकुलेशन चेक करने में आपको 10 मिनट लग जाएगी, फिर तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक ही बार करिए। हाँ, भले 2-3 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई बात नहीं, धीरे से करिए, आराम से करिए, क्वेश्चन सही बनना चाहिए। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए सॉल्व करिए। तो सॉल्व हो गया। वेल, अगर नहीं किया है तो देखिए कैसे सॉल्यूशन कैसे है, कहाँ पे आपने मिस किया देखिए। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, हमेशा टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब टेबल में कैसे होगा, जो टेबल क्वेश्चन का है उसको लिखोगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा क्या कैलकुलेट करना है, टीई को कैलकुलेट करना है, सिग्मा को कैलकुलेट करना है। और एग्जामिनेशन के अंदर, यहाँ पे तो मेरे को स्पेस नहीं हो पाया, एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको हर एक इवेंट के लिए अलग से अगर टेबल बना पाओ, ठीक है, इवेंट के लिए अलग से टेबल कहने का मतलब है, मैं बताता हूँ अभी क्या है। पहले ये टीई और सिग्मा हर एक एक्टिविटी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो टीई का जो फॉर्मूला है, ये मैंने आपको दिया था, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने दिया था, टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यूज करिए और ये कैलकुलेट करिए हर एक एक्टिविटीज का। तो सबसे पहला 1 2, इसका कितना होगा, इसका कैलकुलेट करो, देखो 4 आएगा। 2 से 3 का कैलकुलेट करोगे, देखो 12 आएगा। इसका 2 से 4 का कैलकुलेट करो, देखो 8 आएगा। फिर 2 से 5 का कैलकुलेट करो, देखो इसका भी 8 आएगा। 3 से 7 का कैलकुलेट करोगे, देखना इसका 6 आएगा। 3 से 4 का तो 0 होगा, क्योंकि टाइम ही 0 है, तो सब कुछ 0 होगा उसका, ये 0 रहेगा। 4 से 6 का कैलकुलेट करो, उसका देखना 4 आएगा। 5 से 5 to 6 का कैलकुलेट करोगे, देखना इसका 10 आ जाएगा। फिर 6 to 7 का कैलकुलेट करोगे, देखना इसका भी 10 आ जाएगा। 7 to 8 का कैलकुलेट करोगे, देखना इसका 5 आ जाएगा। समझे? इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट कर लो, ये डिफरेंस निकाल के, टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 6, टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 6, जैसे कि 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 4/6। ओके, उसी तरह से 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12, 12 डिवाइडेड बाई 6, इसका 2। समझे? 16 माइनस 4, मतलब अगेन 12 डिवाइडेड बाई 6, इसका भी 2। फिर 17 माइनस 3 14। ओके, 17 माइनस 3 कितना, 14, 14/6, इसका अगेन 10/6। इस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन सबका कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसका तो 0 होगा, इसका 8/6 होगा, इसका 16/6 होगा, इसका 5, इसका 17, सॉरी आपका इधर से 3 गया,
कितना बचा 4, तो 6/6 1। ओके, इसका 1 इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया हर एक एक्टिविटी का। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट किया, जो हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो अगर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ आ गया, ओके, तो वहां पर फिर कौन सा मोस्ट क्रिटिकल पाथ है उसको पता लगाने में ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आपको काम आएगा। दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको टाइमिंग्स निकालने हैं या फिर प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज निकालना है, उसमें उनके जो फॉर्मूला जेड का जो फॉर्मूला है, जेड इक्वल टू टीएस माइनस टीई डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो वहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपको निकालना होगा क्रिटिकल पाथ के अलावा, समझे। तो उसके लिए ये सिग्मा की वैल्यू आपको चाहिए। तो समझ में आया सब लॉजिक, क्या हमने कैलकुलेट किया और क्यों कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम नेटवर्क डायग्राम में चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम तो हमने हमारा पहले से बनाया हुआ है, तो दोबारा क्यों बनाए, क्या है 4 12 8 8 0 6 4 10 10 5, ठीक है। तो ये सारे अपने टाइमिंग्स हैं नेटवर्क डायग्राम के, और ये शायद ये डेज में है, ये जितने भी टाइम्स आए आपके ये सारे डेज में, दिन में है, कितने डेज, क्लियर है। अब देखो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम कैलकुलेट करेंगे हर एक इवेंट का टीई एंड टीएल, हर एक इवेंट का टीई और टीएल। टीई टीएल कैसे निकालते हैं आपको पता है, टीई निकालेंगे फॉरवर्ड एनालिसिस को करके, टीएल निकालेंगे बैकवर्ड एनालिसिस को करके, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था आपको, अगर एग्जाम में आपके पास स्पेस है तो एक छोटा सा टेबल टीई और टीएल को कैलकुलेट करने के बाद एक छोटा सा और टेबल बना देना, और वो टेबल में क्या होगा, इवेंट, या फिर 3 कॉलम होगा, इवेंट नहीं 4 कॉलम, इवेंट, टीई, टीएल और स्लैक, ठीक है। स्लैक कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला भी लिख देना, ओके, टीएल माइनस टी डिवाइडेड बाई टीएल माइनस टी, जस्ट डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज योर स्लैक। तो ये 4 कॉलम का एक छोटा सा और टेबल बन जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा क्वेश्चन का। तो इस चीज को भी आप करना, ठीक है। तो ये टेबल भी एक बनेगी, वेल तो इसको सॉल्व करिए। तो टीटीएल कैसे निकालेंगे, तो इवेंट यहाँ पे सबसे पहला इवेंट, इनिशियल इवेंट, प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट कर रहा है, ये एक तरह का टेल इवेंट है, इनिशियल इवेंट है। तो इसका टी का वैल्यू हमें अगर पता नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 0। नाउ अब चलिए नेक्स्ट इवेंट पे, इवेंट 2, इवेंट 2 का टी का वैल्यू कितना होगा, 0 + 4, ये वाला 0 + 4, 4 सिंगल एक्टिविटी केस है। सिमिलरली इवेंट 3 पर चलता है, इसका टी का वैल्यू कितना होगा, सिंगल एक्टिविटी केस है, 4 + 12, 4 + 12, इसका टी का वैल्यू डायरेक्ट 16। सिमिलरली हम चलते हैं आपका एक्टिविटी इवेंट 4 पे, तो इवेंट 4 पे टी का वैल्यू कितना होगा, इसका भी सिंपल है, क्योंकि इवेंट 4 पर आप फॉरवर्ड एनालिसिस की मदद से 2 रास्ते से पहुंच सकते हो, या फिर इवेंट 2 से पहुंच सकते हो या फिर इवेंट 3 से पहुंच सकते हो, लेकिन इवेंट 3 से जो पहुंचे हुए वहां पे डमी एक्टिविटी है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ना के बराबर मतलब है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बताओ। अगर देखो, अगर हम इवेंट 2 से पहुंचते हैं तो इवेंट 2 से इवेंट 4 पर अगर पहुंचेंगे, मल्टीपल एक्टिविटी केस है ना फॉरवर्ड एनालिसिस में, देखो इवेंट 2 से इवेंट 4 पे पहुंच सकते हो या फिर इवेंट 3 से इवेंट 4 पे पहुंच सकते हो। तो इवेंट 2 से अगर पहुंचेंगे तो इवेंट 2 का टीई कितना है, 4 प्लस ये जो एक्टिविटी टाइमिंग है 8, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12। लेट्स सपोज इवेंट 3 से अगर पहुंचेंगे तो इवेंट 3 का टी कितना है, 16, 16 + 0 कितना है, 16,
तो 12 और 16 में कौन सा मैक्सिमम है? जब हम फॉरवर्ड एनालिसिस में t का वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो 12 और 16 में मैक्सिमम है 16, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। समझे? ओके, मेरे को लग रहा था आप लोग सोच रहे होगे 12, है ना, क्योंकि मैंने भी गलती की थी बचपन में इसी पॉइंट पर। वेल अब देखो, चलो अब इवेंट 5 पे आते हैं। तो इवेंट 5 पे अगेन इवेंट 2 से ही आ पाएंगे, सिंगल एक्टिविटी केस है तो इसका सिंपल है 12 ही रहेगा। इवेंट 6 पे चलते हैं। इवेंट 6 आपका मल्टीपल एक्टिविटी केस है, दो रास्ते से पहुंच सकता है, या फिर इवेंट 5 से या फिर इवेंट 4 से। इवेंट 5 से अगर पहुंचते हैं तो 12 प्लस 10 22, और इवेंट 4 से पहुंचते हैं तो 20, तो इसका क्या हो जाएगा 22। मैक्सिमम देखना है ना। इवेंट 7 पे पहुंचते हैं। इवेंट 7 पे हम अगेन दो रास्ते से पहुंच सकते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी का केस है। इवेंट 3 से पहुंच सकते हैं या फिर आप पहुंच सकते हो इवेंट 4 से। तो इवेंट 3 से पहुंचोगे तो कितना होगा? 16 प्लस 6 22, और इवेंट 4 से अगर पहुंचोगे 16 प्लस 4 कितना हो गया? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हैं? इवेंट 6 से पहुंच सकते हैं ना। इवेंट 6 से इवेंट 7 पे जाना है तो इवेंट 6 से जा सकते हैं या फिर इवेंट 3 से। इवेंट 3 से अगर जाएंगे तो ये वाला 16 प्लस ये 6 कितना हो जाएगा? 22। अगर इवेंट 6 से जाओगे तो ये 22 प्लस 10 32, तो ये 32 रहेगी। नाउ अब इवेंट 8 सिंगल इवेंट है, सिंगल एक्टिविटी केस, सॉरी सिंगल एक्टिविटी केस है, तो 32 प्लस 5 37। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 37 डेज है आपका, ये निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है? 37 डेज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पर्ट एनालिसिस। और इस 37 डेज पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। क्यों? क्योंकि दिस इज दी, जो भी आपने ये कैलकुलेट किया, दिस आर द एक्सपेक्टेड टाइम, these calculations are based on expected time, and at expected time what is the probability of completion of the project? The probability of completion of the project at expected time is 50%। ओके, तो ये अपना कैलकुलेट कर लिया हमने टीई। अब सभी का टीएल का वैल्यू निकालेंगे। टीएल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बैकवर्ड एनालिसिस करेंगे। अभी बैकवर्ड एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहला जो इवेंट है 8, जो कि हेड इवेंट है, जो कि एक तरह का प्रोजेक्ट का फिनिशिंग इवेंट है, इसका मेरे को टीएल का वैल्यू पता नहीं। तो अगर हेड इवेंट का टीएल का वैल्यू पता ना हो तो आप क्या करो, जो हेड इवेंट का टीई का वैल्यू है उसके बराबर उसका वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। तो इसका टीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम 37। नाउ अब आते हैं हम किस पे? इवेंट 7 पे। तो इवेंट 7 सिंगल एक्टिविटी का केस है, मतलब एक्टिविटी, सॉरी हाँ सिंगल एक्टिविटी है, क्योंकि इवेंट 8 से थ्रू एक्टिविटी थ्रू ए सिंगल एक्टिविटी ओनली यू कैन रीच अप टू इवेंट 7, है ना। तो सिंगल एक्टिविटी केस है तो 37 माइनस 5, इसका भी क्या रहेगा? 32 ही रहेगा। क्या रहेगा इसका? 32। अब बात करते हैं हम इसका इवेंट 6 का। तो इवेंट 6 का भी यहाँ पे ये 22 रहेगा। क्यों? 32 माइनस 10 डायरेक्ट करोगे, क्योंकि इवेंट 6 पर आप केवल एक ही रास्ते से पहुंच सकते हो, इवेंट 7 से पीछे आ सकते हो बस, है ना। बैक एनालिसिस कर रहे हैं और कहीं से नहीं आ सकते। अगर आप बोलोगे इवेंट 6 पर मैं ऐसे पहुंचूंगा सर कि इवेंट 7 से इवेंट 3 पर पहुंचेंगे, थोड़ा दिमाग लगा लिया, वेरी गुड मैंने बोला। फिर आप बोलोगे सर मैं इवेंट 3 से इवेंट 4 पे आऊंगा, फिर इवेंट 4 से इवेंट 6 पे आऊंगा। तो देखो हमको बैकवर्ड एनालिसिस करना है, तो ये दो एरो जो है ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये नहीं हो पाएगा, ये बात गलत है। तो इसलिए इवेंट 6 पे आप केवल एक ही रास्ते से पहुंच सकते हो, इवेंट 7 से थ्रू दिस एक्टिविटी। ओके, थ्रू दिस एक्टिविटी यू कैन रीच अप टू इवेंट नंबर 6। तो इवेंट 6 का आपका टीएल का वैल्यू क्या होगा? जो टीएल का वैल्यू इवेंट 7 का है माइनस उससे सब्ट्रैक्ट कर देना अपने को। क्या सब्ट्रैक्ट कर देना? ये जो एक्टिविटी टाइम है 10, तो 32 माइनस 10 22। अगेन क्लियर है बात? ओके, अब चलिए बात करते हैं किधर पहुंचते हैं अपन। अपन पहुंचते हैं इवेंट नंबर 3 पर। तो इवेंट 3 पर भी किधर से पहुंच पाओगे?
सेम वही इवेंट 7 से ही पहुंच पाओगे और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो इवेंट 7 का टीएल, इवेंट 7 का टीएल कितना 32 माइनस ये जो एक्टिविटी टाइम है कितना 6, तो 32 माइनस 6 कितना हो जाएगा। अच्छा, हमको बैक एनालिसिस जाना है ना, तो इवेंट 3 पर हम और कोई रास्ते से नहीं पहुंच सकते हैं क्या? पहुंच सकते हैं। देखो, एक तो हम इवेंट 7 से डायरेक्ट इवेंट 3 पर पहुंच जाएंगे थ्रू दिस एक्टिविटी, ठीक है, ये वाले एक्टिविटी के माध्यम से। और इस एक्टिविटी के माध्यम से अगर पहुंचेंगे तो इवेंट 3 का जो टीएल का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 32 से 2 घटा दो तो 30 बच गया, 30 में से 4 तो 26, ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अगर इस रास्ते से पहुंचू मतलब इवेंट 7 से इवेंट 3 थ्रू दिस एक्टिविटी, ओके, थ्रू दिस एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं बैक एनालिसिस जा रहा हूँ, इवेंट 6 तक मेरा कैलकुलेशन हो चुका है, ध्यान देना, यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब मैं इवेंट 6 से पहले इवेंट 4 पे जाता हूँ, फिर इवेंट 4 से पीछे इस डमी एक्टिविटी के माध्यम से पीछे जा सकता हूँ इवेंट 3 पे के लिए, ये भी तो बैक हो जाएगा, ये बैक हुआ, ये बैक हुआ, तो ये भी तो एक पाथ बन रही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इवेंट 4 का भी निकालते हैं एक बार। तो इवेंट 4 पे तो इसी डायरेक्ट इसी एक्टिविटी के माध्यम से पहुंच सकते हैं और कोई रास्ता है नहीं। तो इवेंट 4 का कितना आएगा टीएल का वैल्यू, तो इवेंट 6 का जो टीएल का वैल्यू है कितना है, वो इवेंट 6 का टीएल का वैल्यू 22 है, तो 22 माइनस 4 कितना होगा 18, ओके, तो 22 माइनस 4 18। नाउ अब क्या करना है, इवेंट 3 का टीएल निकालना था, तो इवेंट 3 का टीएल निकालने के लिए इवेंट 4 का टीएल कितना आया 18, 18 सब्ट्रैक्टेड बाय दिस डमी एक्टिविटी का एक्टिविटी टाइम कितना है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इवेंट 3 पर दो टाइमिंग्स है, एक है 18, एक है 26। अब जब मल्टीपल एक्टिविटी केस है और हम टीएल का वैल्यू निकाल रहे हैं और बैक एनालिसिस जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो 18 और 26 में मिनिमम क्या है, द मिनिमम वैल्यू इज 18, so what will be your TL of event 3, it will be 18, इस 26 को इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, समझे। ये मैं इस तरह से, देखो कुछ ज्यादा लिखता नहीं हूँ कैलकुलेट करते वक्त, केवल बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि ये सब चीजें आपके टंग पे होना चाहिए, मुंह जवानी होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपको इन सब चीजों के लिए भी अलग से कैलकुलेट करना पड़े। सो ये अगर आप इन सब चीजों को भी अलग से कैलकुलेट करोगे तो इट इज यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। ये सब फॉर्मूला, ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैं मुंह जवानी आपको कैलकुलेट करवाता हूँ, ओके। लेकिन आप जानते हो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन कैसा चल रहा है, आप जानते हो, ठीक है। जैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा याद रह जाएगा, प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। देखो, अच्छा, अभी अगर आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम याद रखने में भूल रहे हो तो ऐसा ध्यान रखना, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना है, तेजी से जाना है, ओके। कोई गाड़ी अगर आगे चलाता है, ओके, सामने की ओर चलाएगा तो तेजी से चलाएगा, मैक्सिमम स्पीड पे चलाएगा। और जब रिवर्स गियर में कोई गाड़ी डालेगा, बैक गियर में डालेगा, तो स्लोली स्लोली आएगा ना, वो ये तो नहीं है कि 100 की स्पीड पे रिवर्स कर दे, वो कम से कम स्पीड में धीरे से धीरे रिवर्स होगा, तो मिनिमम, समझे। अगर ये किस केस में फॉरवर्ड में मैक्सिमम या मिनिमम अगर कभी कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रखना, सामने अगर ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चला रहा है सामने, ओके, भागलपुर से जा रहा है पटना, पूरा 100 150 100 इनोवा वगैरह रहा है तो 120 की स्पीड 135 पे वो चलेगा। लेकिन वही अगर बैक गियर उसको करना है, गाड़ी मोड़ना है, तो 5 की स्पीड पे घुमाएगा गाड़ी को, है ना। तो जब बैक कर रहा है तो मिनिमम, और जब आगे जा रहा है देन मैक्सिमम स्पीड आपको पकड़ना है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो इसका, मतलब किस केस में मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा, ओके। वेल, तो यहां तक क्लियर है। चलिए अब इवेंट 5 का अपन निकालते हैं, तो इवेंट 5 का निकालेंगे, तो इवेंट नंबर 6 का आपका कितना आया था, 22 आया था टीएल का वैल्यू। तो इवेंट 5 पे आप कहां से आ सकते हो,
थ्रू इवेंट 6 यू कैन रीच अप टू इवेंट 5 बैक हो गए। और कोई रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं है। तो इवेंट 5 का टीएल का वैल्यू कितना होगा? अगेन 22 माइनस दिस 10, ये जो एक्टिविटी टाइम है, जो एक्टिविटी कनेक्ट कर रही है इवेंट 6 से इवेंट 5 को, इसका टाइम 10, तो 22 माइनस 10 इट विल बी 12। नाउ तो हमने कहां तक निकाल लिया है? चलिए ये हो गया। अब हमको निकालना है किधर का? इवेंट 2 का निकालना है। तो इवेंट 2 देखो, अब अगेन मल्टीपल एक्टिविटी का केस है, मतलब आप कहां कहां से पहुंच सकते हो। इवेंट 2 पर अगर बैक आओ, कोशिश करो, तो आप सिंपली एक्टिविटी इवेंट 3 से इस रास्ते बैक आ सकते हैं, इवेंट 4 से इस रास्ते बैक आ सकते हैं, इवेंट 5 से इस रास्ते बैक आ सकते हैं। तो इन तीनों रास्तों से टीएल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इनमें से जो मिनिमम वाला होगा उसी को मैं कंसीडर कर लूंगा। तो 18 माइनस 12, सबसे पहले 18 माइनस 12 कितना हो गया? 6। मतलब इवेंट 3 से इवेंट 2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना मिल रहा है मेरे को? 6 मिल रहा है। अभी इवेंट 4 से इवेंट 2 पर अगर कैलकुलेट करूं 10 मिल रहा है, ठीक है। और इवेंट 5 से अगर इवेंट 2 कैलकुलेट करूं तो 12 माइनस 8 4 मिल रहा है। तो इन तीनों का मिनिमम क्या है? 4। तो बाकी दो को मैं मिटा दूंगा और जो मिनिमम वाला होगा उसको मैं एज ए टीएल कंसीडर कर लूंगा। देन व्हाट विल बी द टीएल फॉर इवेंट नंबर 2? इट विल बी 4। okay, so this is your 4. now go for event number 1, ठीक है। तो इवेंट नंबर 1 पे जाओगे तो 4 माइनस 4, सिंपल है, सिंगल एक्टिविटी केस है। तो 4 माइनस 4 व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू विल बी 4 माइनस 4 इट विल बी 0। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है द टीएल एंड टीई वैल्यू फॉर डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन में हो सके तो इसके लिए आप एक टेबल बना लो। अगर आप टेबल बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, अब आगे और काम बची है। अब काम क्या क्या बची है? टीएल एंड टी का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करनी है द क्रिटिकल पाथ। What you need to identify? You need to identify what is the critical path in this network diagram. So for identifying the critical path, what we need to calculate? We need to calculate the value of slack for each event. ठीक है, तो slack का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे slack इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अगेन इवेंट 2 का slack इक्वल टू 0। फिर इवेंट 3 का slack कितना होगा? इसका slack पॉजिटिव में रहेगा 2। इवेंट 7 का slack होगा 0। इवेंट 8 का slack होगा 0। फिर इवेंट 6 का स्लैक होगा 0। फिर अगेन इवेंट 4 का जो स्लैक होगा ये पॉजिटिव में होगा, इसका इवेंट 4 का स्लैक होगा +2। फिर इवेंट 5 का जो स्लैक होगा इट विल बी 0। नाउ देन व्हाट विच इज द क्रिटिकल पाथ यू आर गेटिंग हियर? क्रिटिकल पाथ आर द पाथ विच आर कनेक्टिंग द क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जिसके जिसके स्लैक 0 होंगे, मतलब टेल इवेंट के और हेड इवेंट के दोनों के स्लैक 0 होंगे, वो एक्टिविटी होगा आपका क्रिटिकल एक्टिविटी। तो जैसे कि यहाँ पे दिस एक्टिविटी जो हम ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ये एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है? क्योंकि इसका स्लैक 0, इधर भी स्लैक 0। नाउ इवेंट 2 से इवेंट 5 को कनेक्ट करता हुआ जो एक्टिविटी है, क्या ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है? ओके, नाउ क्या इवेंट 5 से इवेंट 6 को कनेक्ट करता हुआ जो एक्टिविटी है, क्या ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है? नाउ क्या इवेंट 6 से इवेंट 7 को कनेक्ट करता हुआ जो एक्टिविटी है, क्या ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है? नाउ क्या इवेंट 7 से इवेंट 8 को कनेक्ट करता हुआ जो एक्टिविटी है, ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है? ओके, तो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ यू आर गेटिंग हियर? द क्रिटिकल पाथ इज फ्रॉम इवेंट 1 टू इवेंट 2, फिर इवेंट 2 से इवेंट 5, फिर इवेंट 5 से इवेंट 6, फिर इवेंट 6 से इवेंट 7, फिर इवेंट 7 से इवेंट 8। ये जो पाथ आपको मिला इस नेटवर्क डायग्राम में, दिस पाथ इज योर क्रिटिकल पाथ। नाउ अलोंग द क्रिटिकल पाथ अब हमको क्या कैलकुलेट करनी है? द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, ओके, सिग्मा प्रोजेक्ट, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे अलोंग द क्रिटिकल पाथ, क्योंकि जो आगे के फर्दर क्वेश्चंस हैं उसे हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने कर दिया। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला था 37, आपने निकाल के बता दिया, ठीक है। मतलब फ्रॉम पर्ट एनालिसिस जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था वो 37 है,
प्लस नेटवर्क डायग्राम आपको बनाना था वो भी आपने बना लिया। अब आपको जो दो दूसरे अलग अलग बिट्स हैं वो क्या है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर और मूव्स, वो जो छोटा सा एक टेबल दिया था उस टेबल का यूज करना है। ये देखो एग्जामिनेशंस के लिए वो टेबल याद करके आपको नहीं जाना है, ठीक है, याद नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर वो टेबल आपको थोड़ा सा वो डेटा गिवन होगा, जितना रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटा आपको एग्जामिनेशन के अंदर दी हुई होगी, तो आपको घबराना नहीं है कि उसको याद करके ही जाना है, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो नाउ तो अब चलिए जरा हम इस पे चलते हैं, अपना जो टेबल हमने बनाया था, ठीक है, तो टेबल में हम मार्क कर लेते हैं। तो मेरा क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सा है, सो दिस वन 1 to 2, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं सिग्मा 1, अगेन 2 to 5 this one, let's suppose this standard deviation is sigma 2, again 5 to 6, 5 to 6, let's suppose this standard deviation is sigma 3, 6 to 7 and 7 to 8, let's suppose this is your sigma 4 and this is your sigma 5। ओके, तो ये 5 स्टैंडर्ड डिविएशंस है। तो सिग्मा प्रोजेक्ट आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, रूट अंडर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 5 का स्क्वायर, इस तरह से आप निकाल लोगे द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। तो सिग्मा प्रोजेक्ट इक्वल टू 3.87, कैलकुलेट करिए 3.87, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ तो आपने सिग्मा प्रोजेक्ट निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे वो जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे, ओके, वो निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि विथ 40% ऑफ प्रोबेबिलिटी शेड्यूल ड्यूरेशन निकालिए, विथ 40% ऑफ प्रोबेबिलिटी शेड्यूल ड्यूरेशन निकालिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का z इक्वल टू ts माइनस टीपी, सॉरी ts माइनस टी अपॉन सिग्मा p, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो t का वैल्यू कितना है आपने अभी कैलकुलेट किया फ्रॉम द पर्ट एनालिसिस, t का वैल्यू जो था इट इज 37 डे, 37 डे। सिग्मा प्रोजेक्ट यू नो 3.87, this value is known to you। now what is the remaining value, the remaining value is z and ts, ts is to be calculated, आपको निकालनी है corresponding to 40% of probability, 40% of probability, what is the value of, what is the value of ts, यही चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमको z का वैल्यू चाहिए कहीं ना कहीं, तो हाउ टू कैलकुलेट z फ्रॉम टेबल। ओके, इससे पहले वाले वीडियो क्लास में हमने आपको वो टेबल दिया होगा, देन बाय यूजिंग दैट टेबल वी कैन कैलकुलेट z वैल्यू, देन बाय यूजिंग दैट टेबल if I calculate z value by using the interpolation technique, I will get the value of z equal to minus 0.291। आप कैलकुलेट करिए एक बार, करस्पॉन्डिंग टू 40% ऑफ प्रोबेबिलिटी z का वैल्यू आपको इतना आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 15.67 इंटू 40 माइनस 50, इंटरपोलेट करिए, z का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको z का वैल्यू पता चल गया, अब इंटरपोलेशन वगैरह में क्या सिखाऊंगा, कितना तो किया है, कर लो ना ट्रायंगल बना के, नहीं हो पाता है तो मैसेज करिए, तो हम अलग से सिखाएंगे, जो स्टूडेंट मैसेज करेगा कि इंटरपोलेशन सिखाइए उसको गारंटी सिखाएंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.291, शर्माने का नहीं है, मैं बस टेस्ट ले रहा हूं, बताऊंगा जरूर, अब बताना मेरे को, ts माइनस 37 बाई 3.82, तो ts विल बी 35.88 days। तो विथ 40% ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द कंप्लीशन, मतलब इन विच टाइम द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड, इट कैन बी कंप्लीटेड इन 35.88 days। और with 50% of probability, what is the time in which project can be completed? 37 days।
समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, और एक क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability of completion of project within 40 days? दिस इज योर सेकेंड बिट। ये आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम सेम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या करेंगे? z इक्वल टू टी माइनस टी एस माइनस टी डिवाइडेड अपॉन सिग्मा पी। तो यहाँ पे मेरे को t का वैल्यू पता है 37 डे, सिग्मा p इज नोन टू यू 3.87, ts इज नोन टू यू व्हाट 40 डे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। Then by using these all values, I will calculate the value of z. 40 minus 37 divided by 3.87. तो मैंने क्या किया? I have calculated z. तो z equal to 0.775. Now corresponding to this value of z equal to 0.775, from the data which I have given to you in table form, I will interpolate and I will calculate the probability. Okay, तो from table corresponding to z equal to 0.775, the probability is 76.44%। कैलकुलेट करके देखिए आ रहा है, डेसिमल में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अराउंड 76%। देखिए सॉल्व करके आ रहा है क्या? तो समझ में आया? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन ईएससी कन्वेंशनल, ओके, व्हिच इज वेरी सिंपल। कोई भी मेजर कैलकुलेशन है इसमें नहीं। अगर आपको तो कोई भी मेजर कैलकुलेशन था इसमें नहीं। बस आपको करना क्या था, आपको फॉर्मूलाज को अच्छे से ध्यान में रखना था, और अगर आपकी प्रैक्टिस होती चीजों की कि हाँ ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, बस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको टास्क में दे देता हूं, ओके, एज ए होमवर्क। आप इसको सॉल्व करके आना, इजीली हो जाएगा। ये भी ईएससी का कन्वेंशनल क्वेश्चन, आप देखना कितना फटाफट सॉल्व कर लोगे। अगर अच्छे से क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, अगर आपने सॉल्व किया है, समझा है, तो इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लोगे। द नेटवर्क फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हम लिखवाएंगे क्योंकि आप बाद में फिर लिखोगे नहीं। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स बहाना कर देता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट is shown with 3 time estimate in each activity, 3 time estimate in each activity, find the expected completion time of project। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कहां से निकलेगा? एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकलेगा जब आप नेटवर्क डायग्राम को सॉल्व करोगे, है ना। एंड टाइम फॉर विच the probability of completion is 80%, well again this question is 2 बिट है, 10 मार्क या 8 मार्क, अधिक से अधिक
उतना भी यूपीएससी आपको बहुत आसान क्वेश्चन नहीं देगा 20 नंबर का, है ना। ये सीपीएम पढ़ के क्वेश्चन ही इजी होते हैं तो क्या करोगे, ओके। लेकिन फिर भी 10 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है, कम से कम 2 टेबल बनेगा। एक टेबल में टी और सिग्मा कैलकुलेट कर लोगे, दूसरी टेबल में टीएल एंड टीई कैलकुलेट कर लोगे इवेंट का, ठीक है, और स्लैक का वैल्यू। चलो नेटवर्क डायग्राम बनाओ। दिस इज योर इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5। ये वाला कैलकुलेशन करेंगे आपका हाथ फ्री हो जाएगा इस पे। इवेंट 6, ओके, इवेंट 7। फिर घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको। फिर इस सब मिला के किसी एक इवेंट पे खत्म हो जा रही है। इवेंट 6 अब बनाना कॉपी पे अच्छे से बनाना। मैंने इधर तो ऐसे बना दी, अपने कॉपी पे अच्छे से बनानी है। दिस इज इवेंट 8, ओके। तो 8 इवेंट 8 एक्टिविटीज का है। 6, 9, 18, 5, 8, 17, 4, 7, 22, 4, 7, 10, 8, 10, 12, 4, 10, 22, 8, 10, 12, 2, 5, 8, 3, 5, 15, इसका 3, 5, 15, फिर इसका 6, 11, 20, फिर इसका 4, 7, 16। इसका एक्टिविटी नेम अगर देना हो तो दे देना, ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इस तरह से, ओके। तो दिस इज योर नेटवर्क डायग्राम। तो इस नेटवर्क डायग्राम को आपको सॉल्व करनी है। तो ये आप यहाँ पे एरो एरो मार्क्स इस तरह से है, मतलब टाइम फ्लो जो है इधर है, ठीक है, सारे एरोस इस तरफ है, ओके। यहाँ पे एरो इस ऐसे है। ये तो बोलोगे सर आपने एरो में ऐसे ऐसे कर दिया तो मेरे से गलती हो गई। बहाना नहीं चाहिए, सॉल्व करिएगा। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं हमें, वो सॉल्व करेंगे, इट इज कंफर्म। तो सॉल्व करिए, व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप किस पे करोगे आप, 7008 420 353 पर, ओके। सॉल्व करके इस पे व्हाट्सअप करिए, या फिर फेसबुक पे अगर आप जुड़े हो तो मैसेंजर करिए। फेसबुक हमारा नाम तो जानते ही होंगे, पीयूष पराशर, या फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर पेज सर्च कर लीजिएगा, वहां पे पीयूष पराशर शो कर देगा, उसी से आप उसी आईडी से आप कनेक्ट कर लेना। वेल ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सीपीएम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ओके देन, और एक बात इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस, मतलब पर्ट के जितने भी क्लास होंगे वो सारे, सॉरी पर्ट के जितने भी क्लास है वो तो पब्लिक है ही। सीपीएम के मैं जितने भी क्लास लूंगा, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट रेसिंग वगैरह बताऊंगा, फिर प्रोजेक्ट इकोनॉमी वगैरह बताऊंगा, ये सब प्राइवेट रख दूंगा। अगेन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हम फ्री में रखेंगे, ओके। तो जो फी होगी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर के लिए, आई एम नॉट चार्जिंग मोर, इट इज ओनली 700 रुपीज। बट अगर आप स्टार्टिंग में एनरोल करोगे, नाउ इफ यू आर एनरोलिंग, तो अप्रॉक्स फॉर 50 स्टूडेंट आई विल प्रोवाइड एनरोलमेंट एट 500 रुपीज ओनली। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोलमेंट हैज बीन स्टार्टेड, ओके। ऑलरेडी 8 to 10 members have already enrolled into the paper. Good luck. See you in next class and we will start CPM. पर्ट में किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे।